मैं सुशांत कुमार और अब आप दक्षिण कौशल देखना शुरू कर चुके हैं। एक लंबे अंतराल के बाद हम चाह रहे थे कि आपसे एक लंबी बातचीत हो और बातचीत एक महत्वपूर्ण अवसर पर है। साथियों, आज हम दक्षिण कौशल के 11 वर्ष पूरे कर चुके हैं और इसकी शुभकामनाएं आप सभी को कि आप सबके सहयोग से ही यह दक्षिण कौशल चलयमान है। हर समय की तरह हमारा यह एक पंचलाइन है कि भविष्य में भी जन आधारित पत्रकारिता के परचम को ऊंचा फहराते रहेंगे। भारत के वर्तमान परिस्थितियों में उभरते हुए चुनौतियों के बीच दक्षिण कौशल की पत्रकारिता जारी रहेगी। कोई 88-89 से शुरू यह पत्रकारिता स्टील टाइम्स, भिलाई टाइम्स, रणबिंदु, नवभारत, देशबंधु, संघर्ष के स्वर, छत्तीसगढ़ आज तक, छत्तीसगढ़ सद्भावना दर्पण, भास्कर भूमि, स्वदेश, भूमि रफ्तार, दावा, नौ प्रदेश, महाकौशल से होते हुए यहां तक पहुंचा है। यह कोई साल 2008 की बात होगी जब हम दक्षिण कौशल पर एक पुस्तक के लिए सोच रहे थे, लेकिन कुछ कारणवश वह पुस्तक प्रकाशित नहीं हो सकी। लेकिन साल 2014 में यह दक्षिण कौशल पहला मैगजीन के रूप में हमारे बीच में आया और पत्रकारिता के दरवाजे में हम आ पटके। कोई 26 अक्टूबर का वह दिन होगा जिस दिन हमने विधिवत दक्षिण कौशल पत्रिका का विमोचन किया था, यही संस्कारधानी राजनांदगांव में, और जिसे साहित्यकारों, पत्रकारों, राजनेताओं की भूमि भी कहा जाता है। कहा जाता है कि यह संस्कारों से परिपूर्ण भूमि। मैगजीन प्रकाशन अक्टूबर को पहला प्रकाशन हुआ और उसके बाद एक लंबे समय तक यह मैगजीन प्रकाशित होते रही। कोरोना काल में तक ये चलते रही और हाल ही में मैगजीन का प्रकाशन व्यापक धनाभाव और लोगों के असहयोगात्मक रवैये के कारण इसे रोकना पड़ा, क्योंकि प्रिंट से जुड़े हुए तमाम सामग्रियों के मूल्य में दुगुना तिगुना वृद्धि हो चुका है और एक ऐसे अखबार जो लोगों पे आधारित है उसे इसे निकालना मुश्किल हो जाता है। 2017-18 के आसपास हमने दक्षिण कौशल वेबसाइट की शुरुआत की। काफी जद्दोजहद और काफी कोशिशों के बाद, काफी सोच विचार के बाद हम प्रिंट विधा के एक नए विधा की तरफ हम अग्रसर हुए। दक्षिण कौशल उस मुहिम का हिस्सा है जो वैकल्पिक मीडिया के रूप में पिछले कई सालों से दिन प्रतिदिन समाज में अपनी जिम्मेदारियों और चुनौतियों को स्वीकार कर अपने आप को स्थापित करने में जुटी है। सूचना तकनीक की क्रांति, मीडिया के अनंत अवसरों के साथ सूचना का इस्तेमाल किस हद तक समाज तथा आम इंसान के चेतना को बनाने में किया जाए, हमारा प्रयास उस दिशा में है। पत्रकारिता पित्त, हिंसा, नफरत, धर्म और विज्ञापन का दास हो गया है। ऐसे में अपने विचारों व राय को सही बनाए रखने के लिए लोगों के लिए और लोगों की पत्रकारिता का साहस को उठाए चलने का हम मादा रखते हैं और तमाम लोगों से भी अपेक्षा करते हैं कि आप इस साहस को उठाएं। आप सभी जानते हैं कि दक्षिण कौशल पत्रिका को लगातार हम कैसे प्रकाशित कर रहे हैं, इस पर कवायद होते रही है। अब हम दक्षिण कौशल .in वेबसाइट पर पिछले कई सालों से अपना काम शुरू किया है
और यह पत्रकारिता की एक नई विधा है। और उसके बाद हमने YouTube में भी कुछ महीनों से आना शुरू किया है। आप जानते हैं कि हम एक समय न्यूज प्रिंट में लिखते थे और पेन से उसमें खबरों को बनाते थे, और वह ऑफसेट, मतलब ऑफसेट के पहले जो ट्रेडल मशीन होता था उसमें प्रकाशित होता था। उसके बाद 4 कलर स्कैनिंग की मशीन आई, उसमें वो प्रकाशित होने लगा। और धीरे से जब कंप्यूटर आया तो कंप्यूटर के माध्यम से लोग कंप्यूटर सीखने के साथ साथ पत्रकारिता को आगे, ये सारे दौर हमने देखा। उसके बाद जब डिजिटल का दौर आया तो हम वेबसाइट में भी आए, बहुत सोचा समझा कैसे करें क्या करें। और उसके बाद अब जो यूट्यूब में पत्रकारिता की जो शुरुआत हुई है उसमें भी हमने समाचारों को, खबरों को, सूचनाओं को आप तक पहुंचाने का जद्दोजहद बीड़ा उठाया है। और आप जानते हैं कि चाहे वो वेबसाइट हो या यूट्यूब हो, ये खबरों के कारण बहुत ही बोझिल सा हो जाता है। कई लोग इसे पढ़ते हैं, कई लोग इसे सुनते हैं, कई लोग नहीं, क्योंकि इसमें चटपटे और सनसनीखेज समाचार नहीं होते। विषैले जो पत्रकारिता है उससे हम अपने आप को बचाए रखना चाहते हैं। तो भारतीय संविधान में निहित अभिव्यक्ति की जो आजादी के मौलिक अधिकार के प्रति साहस और समर्पण की जिन मूल्यों पर खड़े होकर काम शुरू किया था, दोबारा नई जोश और ऊर्जा के साथ दक्षिण कौशल की पत्रकारिता को आगे ले चलेंगे। भविष्य में भी स्वतंत्र, निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता के साथ खबर की प्रामाणिकता और विश्वसनीयता पर तीखी बहस और प्रतिक्रिया का भी हम स्वागत करते हैं। और उन तमाम खबरों को जो सूचना के रूप में आप तक पहुंचना चाहिए, किसी भी लाग लपेट के हम उन सारी खबरों को आपके बीच लाना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि जाति, धर्म और विचारधाराओं से परे हम खबरों को आप तक लगातार पहुंचाते रहे। मैं आलोचना का पक्षधर हूं, लेकिन आलोचना तथ्यों और सही दिशा में हो, इसका ख्याल रखना होगा। मैं आशा करता हूं कि भविष्य में भी जातिवाद, ब्राह्मणवाद, अधिनायकवाद, फांसीवाद और भूमंडलीकरण की ताकतों द्वारा पैदा खतरों और चुनौतियों का सामना और आलोचनाओं का सामना और उनके तौर तरीकों से करते हुए, तौर तरीकों पर चलते हुए प्रेस की आजादी के परचम को हम ऊंचा उठाए रखेंगे। इस दौर में अपने पत्रकारिता के कठिन अनुभव के बाद अपने लोक कल्याणकारी मूल्यों पर आधारित पत्रकारिता को बचाए रखने के लिए खुद नहीं, हम सब इन चुनौतियों के बीच विभिन्न माध्यमों से खबरों को, सूचनाओं को, सामग्रियों को इन माध्यमों में, वेबसाइट में और यूट्यूब में, हाल फिलहाल पत्रिका तो नहीं है, इन माध्यमों में प्रकाशित करते रहेंगे। और आशा करते हैं कि बहुत जल्द हम अखबार और पत्रिकाओं के दिशा में भी आगे कदम बढ़ा सकेंगे। मैं प्रामाणिक तथा दबाव से मुक्त पत्रकारिता पर विश्वास करता हूं और वह अपने सारे सूत्रों को सुरक्षित भी रखना जानता हूं, और हम अपने सूत्रों को बचाए भी रखेंगे। दुनिया में 361 पत्रकार जेलों में बंद है। जनवरी में हमारे पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या कर दी गई इसी वर्ष। ये हमारे लिए कोई सदमा से कम नहीं था। बस्तर में काफी लोग पत्रकारिता करते हैं, हमने भी पत्रकारिता की। सार के गुरा से लेकर सिलगेर तक हमने तमाम जो फर्जी मुठभेड़ है उसको कवर किया, और बस्तर को हम बहुत करीब से जानने की कोशिश की है दक्षिण कौशल के माध्यम से। वहां की पीड़ा को भी हमने समझा है। लेकिन जिन परिस्थितियों में वहां पर मुकेश चंद्राकर ने काम किया था वह उल्लेखनीय है। उनके कामों को हम प्रशंसा करते हैं और उनके प्रति आदरांजलि भी व्यक्त करते हैं। इस दौरान मैंने कम से कम 1000 बार इस सवाल को जरूर झेला है कि किस विचारधारा
और किस समझ के साथ मैं पत्रकारिता करता हूँ और उसके प्रकाशन के स्रोत क्या है। मेरे लिए दरअसल ये हमारे बीच बिखरी पड़ी पत्रिकाओं की भीड़ में बुद्ध, अंबेडकर, गांधी, मार्क्स, लोहिया, जयप्रकाश, नियोगी, घासीदास, कबीर, गुरु नानक, ईसा मसीह, भगत सिंह, चारवाक, पारिक, कुपार, लिंगो, शंभू शेख और जो ग्रीक दार्शनिक रहे हैं, चाहे वो हजरत पैगंबर हो और तमाम लोग, सुकरात उकरात, जितने भी हमारे दार्शनिक हुए हैं, जैसे अलग अलग विभिन्न विचारधाराओं से जुड़े हुए पाठकों तक पहुंचने के लिए उससे जुड़ने का एक जरिया ये जो सामग्री है वो हमें मदद करता है। लेकिन आपसे स्पष्ट कर दूं, हम किसी भी विचारधाराओं और धाराओं के साथ बंधे हुए नहीं हैं और उनकी समझ को प्रकाश में लाने की बात है और उसमें हमें बहुत मदद मिलती है और हम उन धाराओं के अंतर्विरोधों को आपके बीच लाने की कोशिश करते हैं। दूसरी बात यह है कि पत्रकारिता के क्षेत्र में हाशिए में खड़े लोग, चाहे वो आदिवासी हो, दलित हो, पिछड़े अल्पसंख्यकों के लिए हमारी जो एक समझ है प्रतिनिधित्व की दस्तक होगी कि आदिवासी, दलित और अन्य शब्दों को लेकर वैचारिक विभिन्नताओं के बीच ऐसे शब्दों और व्यवहार को लेकर अपने समाज के प्राकृतिक अस्तित्व को मजबूती प्रदान कर सके। कई मौकों पर मैंने महसूस किया है कि दलित बहुजन मीडिया भले ही दलितों बहुजनों के मुद्दा को लगातार उठाती रहे, इस समाज के प्रबुद्ध वर्गों को शायद तभी संतुष्टि मिलती है जब उनकी अपनी मोनोपोली और मालिकाना चलते रहे। हवा में लटक कर पत्रकारिता संभव नहीं है। उसके लिए स्वतंत्र विचार के साथ, पूरी स्वतंत्रता के साथ अलग स्वतंत्र मीडिया हाउस के रूप में भी इसे फलीभूत भी करना हमारी सबकी सामाजिक जिम्मेदारी है। बहुजन मीडिया पर उठाए गए मुद्दों को तो ज्यादातर बहुजन ही नहीं अपनाते हैं, जबकि कथित मुख्यधारा की मीडिया में 4 लाइन की खबर छप जाने तो उन्हें लगता है कि बाजी मार ली और उनकी खबर मुख्य धारा में आ गई है और हमारे कार्यों और पत्रकारिता को सवालों में घेरों में लेके उसे जस्टिफाई करने की कोशिश होती है। हाँ, उनकी भी बात होगी और उनको भी स्पेस मिलेगा। ऐसे समय में अपने विचारों को और राय को बनाए रखने के लिए यह हमारी कोशिश रहेगी कि कॉर्पोरेट जगत, सरकार के दबाव और विभिन्न राजनीतिक पार्टी के महत्वाकांक्षाओं से मुक्त बिना सीमा के पत्रकारिता के उसूल पर खड़े उतरे। हम चाहते हैं कि जाति पूंजीवादी जो सेंसरशिप है उससे भी हम पत्रकारिता को बचाए रखें। हम ये भी चाहते हैं जो जाति पूंजीवादी एक्टिविज्म है उससे भी हम पत्रकारिता को बचाए रखेंगे। हम पत्रकार हैं, संपादक हैं, ना कि हम किसी भी संगठन के एक्टिविस्ट हैं। ये आपको गार्ड बांध लेना है। हम किसी भी धर्म और जाति से बंधे हुए भी नहीं। आपको सच और आलोचना कड़वा लग सकता है, लेकिन सत्य है कि आप भविष्य में पत्रिका को मदद करते रहेंगे। अगर अखबार है तो उसको खरीद के पढ़ेंगे। दक्षिण कौशल वेबसाइट को हर संभव मदद करते रहेंगे। दक्षिण कौशल ने, आप देख रहे होंगे कि बैकग्राउंड में एक लाइब्रेरी एक ही शुरुआत की है जिसमें हजारों की संख्या में पुस्तकें, चाहे इतिहास हो, चाहे दर्शन हो, चाहे महापुरुषों के संबंध में उनके दर्शन, उनके सामाजिक राजनीतिक समझ और जो अन्य लेखक है, अन्य साहित्यकार है और अन्य अन्य क्षेत्रों में जो काम हो रहा है, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, प्रागैतिहासिक, उन तमाम चीजों को हम संजोने का काम करेंगे। आज जब वर्तमान में देश के महत्वपूर्ण संस्थानों पर फासिस्टों का कब्जा, भारत के आदिवासियों पर हमले, ब्रिटिश नीतियों, विदेश नीतियों के साथ देश में विदेशी पूंजी के निवेश पर प्रभाव, बस्तर में पुलिस कैंप और विकास को लेकर विरोध, नुलकातोंग तथा खलको फर्जी इनकाउंटर के आलोक में भारत में फैले माओवाद की समस्याओं का समाधान का मानवीय हल हम सभी ढूंढ रहे हैं। कई प्रदेशों में जाति उत्पीड़न
तेजी के साथ सिर ऊंचा कर रहा है। भाजपा के जीत के बाद तेजी के साथ देश में हिंदुत्व का एजेंडा को लागू करने की एक परंपरा शुरू हुई है। उनके नीतियों में नई शिक्षा नीति और श्रम नीतियों को भी काम में लाया जा रहा है। नई शिक्षा नीतियों के कारण जो पुरानी पद्धति रही है, शिक्षा की वार्षिक जो पद्धतियां रही है, उसे खत्म किया जा रहा है। हमने देखा कि पिछले कई सालों से प्राचीन भारत के इतिहास को पढ़ाया नहीं जा रहा है, बल्कि एनसीईआरटी की पुस्तक से इतिहास को खारिज भी किया जा रहा है। देखिए, इतिहास मेरे आपके खारिज करने से खारिज नहीं होगा, बल्कि जो इतिहास है और वो दर्ज है, वो सभी के पास है। उसी प्रकार जो सभी विषयों की जननी है दर्शन को भी बंद करने की कोशिश हो रही है। मैं जिस क्षेत्र में रहता हूं, वहां पर एक विश्वविद्यालय, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, पिछले साल से वहां पर दर्शन शास्त्र के जो स्नातकोत्तर की जो शिक्षा है, उसे रोकने की कोशिश हुई है। हम चाहते हैं कि इस साल फिर से यहाँ पर जो सभी विषयों की जननी है दर्शन, उसके स्नातक और स्नातकोत्तर की जो शिक्षा है, उसे नियमित किया जा सकेगा। अगर आप प्राइवेट में भी लोगों को बैठने की अनुमति देते हैं तो भी कारगर कदम होगा। आप जानते हैं कि दलितों, आदिवासियों पर हमले हो रहे हैं। आदिवासी क्षेत्रों में 5वीं और 6वीं अनुसूची की मांग उठ रही है। बहुत सारी विसंगतियां हैं। राम मंदिर का निर्माण हो चुका है और हमारे जो छत्तीसगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री ने राम वन गमन पथ की दिशा में भी आगे कदम बढ़ाया था। और इन तमाम चीजों के बीच में भी नए नए राजनीतिक परिवर्तन लगातार देश में हो रहे हैं। लेकिन उन सारे चीजों के बीच में एक महत्वपूर्ण बात ये कहना चाहूंगा कि गरीबी, भूखमरी, अशिक्षा, बीमारी, बेरोजगारी की समस्या लगातार बढ़ रही है। खुशहाल भारत के लिए आपकी क्या धारणा है, हमसे जरूर अवगत कराएंगे, चाहे वो लिखित रूप में हो, चाहे वीडियो के रूप में। हम इसे अपने वेबसाइट और जो हमारे दक्षिण कौशल यूट्यूब चैनल है, उसमें हम इसे पब्लिश करेंगे। क्या आने वाले समय में देश में संविधान और मनुस्मृति में से किस मात्र कानून पर देश चलेगा, उस पर बहस होगा या उस पर कोई निर्णायक कदम उठाए जाएंगे। राजनीतिक अस्थिरता और मजबूत विपक्ष पर आपकी समझ क्या है, ये हम जानना चाहेंगे। सरकारी नौकरियों में बुद्धिजीवियों की जिम्मेदारी क्या है? क्या उन्हें सच कहना चाहिए या फिर अपनी रोजी रोटी के लिए झूठ के साथ हो लेना चाहिए? SC/ST अत्याचार निवारण कानून में बड़ी जीत, देश में बढ़ते मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर क्या निष्कर्ष निकालते हैं? क्या भविष्य में वोट का अधिकार, बैंक और चुनाव सुरक्षित रहेंगे? जैसे कई सवाल हमें लगातार परेशान करते रहते हैं और सवाल उठाना चाहता हूं कि तब हमारी जिम्मेदारी कौन तय करेगा। आपने पिछले बार आरक्षण में भी वर्गीकरण को देखा है और लगातार जो आरक्षित वर्ग है उस पर किसी न किसी बहाने हमले हो रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि दीर्घ अवधि की धार्मिक असहिष्णुता के कारण भारत के अल्पसंख्यक समुदाय के प्रति बढ़ती हिंसा, जो मुस्लिमों और दलितों की भीड़ द्वारा की जाने वाली हत्या की बढ़ती घटनाओं में स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है, जो एक हद तक अल्पसंख्यक समुदाय के प्रति घृणा फैलाई जा रही है, उसे भी हम रोकने की कोशिश करेंगे। ईसाइयों के ऊपर जो हमले हो रहे हैं वो हम साफ तौर पे खबरों में देख रहे हैं। मैं निडर, स्वतंत्र और सिद्धांतों वाली मीडिया के सामाजिक मूल्य को इससे बेहतर शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। स्वतंत्र मीडिया आर्थिक समृद्धि, सामाजिक विकास, ताकतवर लोकतंत्रों के लिए महत्वपूर्ण तत्व है। यह एक ऐसा अधिकार है जो मानवाधिकार के सार्वभौम घोषणा के अनुच्छेद 19 में उल्लेखित है और सभी सरकारों ने इसके प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त की है। दोस्तों, जहां तक धर्म और मीडिया का सवाल है, मैं कहना चाहूंगा कि खुशी और बेबाकी के साथ आज के भारत में विचार, अभिव्यक्ति और विश्वास की स्वतंत्रता पर दिखाई पड़ने वाले मुख्य अड़चनों पर अपनी बात लगातार रखी है। इसे हास्यास्पद ही कहा जाना चाहिए कि खुलकर और सच्चाई से मीडिया की स्वतंत्रता पर बात करने के कारण मेरी पत्रकारिता प्रतिबद्धता को अड़चनों का सामना करना पड़ा है। हमारी खबरों को
किस तरह देखा जाता है और कैसा व्यवहार किया जाता है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि मैं इस बात पर प्रकाश में ला सकूं कि जन पक्षधर पत्रकारिता के उसूलों पर आगे बढ़ने की चुनौतियों को अमल में कैसे लाऊं। भारत कमजोर हो रहे ऐसे लोकतंत्रों में से एक है जो यह बात मानने को तैयार नहीं है। हम समझते हैं कि इसलिए भारत की संघी कहानी बताना पहले से अधिक जरूरी है। दोस्तों, पिछले कई सालों से हमने जिस प्रकार की पत्रकारिता की है, इसके बरक्स मुख्य धारा के मीडिया धार्मिक अल्पसंख्यकों और उत्पीड़ित जातियों पर हमले करने वालों की वैचारिक और सांगठनिक शक्ति पर बहुत कम पड़ताल की है। यह गंभीरता से काम नहीं किया है। भारतीय न्यूज रूम में इन समूहों का प्रतिनिधित्व बेहद कम होने के चलते ऐसे हालात है। 15% अग्रणी जातियों के लोग भारतीय मीडिया के 85% पदों पर काबिज है और बाकी की जनता को केवल 15% स्थान प्राप्त है। कुछ एक द वायर जैसे में हमारे आदिवासी पत्रकार हैं, बाकी कहीं भी SC, ST, OBC और या पीड़ित वर्ग से कोई भी संपादक अखबारों में नहीं है। भारत दुनिया के सबसे बड़ा और सबसे जीवंत लोकतंत्र है, जिसे किसी ने भी उत्पीड़न करने वाली सरकारों का अध्ययन किया है, वे सरकार की कार्रवाइयों के उद्देश्यों को साफ समझ सकते हैं। लक्षित करना और जनता के शत्रुओं की तरह प्रायोजित करना, विरोधी समूह को सताने या उन पर संभावित हिंसा को जायज ठहराने को वैचारिक जामा पहनाया जा रहा है और साथ ही अपने समूह के सदस्यों को संकेत देता है कि किन लोगों के जायज तौर पर हमले के लिए लक्षित किया जा सकता है। अक्सर जो व्यक्तियों को हम जो देख रहे हैं, व्यक्तियों को लक्षित करना संपूर्ण धर्म, राजनीति और जातीय समूह को बदनाम करने की शुरुआत भर होता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, हालांकि यह भी सत्य है कि भारत दुनिया का ऐसा सबसे बड़ा देश है जिसमें एक बड़ी संख्या लोकतांत्रिक व्यवस्था द्वारा प्रशासित है, लेकिन इस संख्या से इतर देश में लोकतंत्र की स्थिति चिंताजनक है। यह एक विविधताओं वाला देश है। आंकड़े देखिए, आंकड़ों से आप समझ सकेंगे। भारत विश्व प्रेस सूचकांक में 180 देशों में 191 स्थान पे है। पिछले साल वह 159वें स्थान पर था। थॉमस राइटर्स न्यास ने भारत को महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित देश माना है। इस सूची में भारत युद्ध से जर्जर सीरिया और अफगानिस्तान से भी बहुत पीछे है। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति शोध संस्था के विश्व हंगर सूचकांक में भारत 105वें स्थान पे बताया जाता है। विश्व बैंक की मानव पूंजी सूचकांक में भारत का स्कोर दक्षिण एशिया के औसत स्कोर से कम है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत का स्थान 96 स्थान है और वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट पर वह 148 देशों में 131वें स्थान पे है। 180 देश के जो वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का जो स्थान वह 176 स्थान पे है। कुछ महीने पहले अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय धर्म स्वतंत्रता आयोग की रिपोर्ट में भारत धार्मिक अल्पसंख्यकों और उत्पीड़ित जातियों की सुरक्षा के दृष्टि से खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। भारत देश ने इस मूल्यांकन को यह कहकर खारिज कर दिया कि किसी भी विदेशी संस्था को ऐसा फैसला सुनाने का अधिकार नहीं है। आज का भारत बहुधर्मी, बहुजाति और बहुभाषी समाज है, जहां सभी संभावित प्रकार की विविधता है। इसे ऐसा बनाए रखने के लिए हमारी 1.46 अरब की आबादी वाले देश में मानवाधिकारों की सार्वभौम सुरक्षा में प्राप्त अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए अभिव्यक्ति, विचार और धर्म की स्वतंत्रता पर होने वाले हमलों से सभी लोगों का बचाव जरूरी है। हम सभी को बढ़ते हमलों को साथ मिलकर रोकना चाहिए। अपना काम करने के लिए किसी भी पत्रकार को अपने जीवन पर खतरे का भय नहीं होना चाहिए और ना ही मुझे है। दोस्तों, लेकिन दुख की बात है कि भारत में आज बहुत से लोगों को यह डर सता रहा है कि गौरी लंकेश कन्नड़ भाषा के अखबार की संपादक थी, जो निडर होकर सामाजिक न्याय और हिंदू राष्ट्रवादियों की अति के बारे में समाचार प्रकाशित करती थी।
2017 में गौरी लंकेश की हत्या उसके घर के बाहर कर दी गई। गौरी लंकेश के हत्यारे उस संगठन के सदस्य थे जिस पर हिंदुत्व विरोधी बुद्धिजीवियों की हत्या करने का शक है। इन हत्यारों ने पूछताछ करने वालों को बताया था कि उनकी बंदूक एक ऐसा जंतर है जो हिंदुत्व विरोधी ताकतों को मिटा देने में मददगार है। इन लोगों ने इसे हिंदू भगवान का अस्त्र बताया था। हालांकि मैं ऐसा सोचना नहीं चाहता, लेकिन मुझे डर है कि अन्य पत्रकारों और बुद्धिजीवियों का हश्र भी गौरी लंकेश की तरह हो सकता है, जिसमें हमारे लोग मोहरा बन सकते हैं, अनायासी मोहरा बन सकते हैं। एक दूसरा पक्ष है कि अपनी शुरुआत के एक सदी बाद कारपोरेट परोपकार कोका कोला को मानिंद हमारे जीवन का हिस्सा बन गया है। अब वह जमीन के बाद खेती पर हमला करने लगा है। वह सार्वजनिक उपक्रमों को खरीदने लगा है। सरकार लॉजिस्टिक चेन को कारपोरेट को सौंपने लगा है। अब करोड़ों गैर लाभकारी संस्थाएं हैं जिसमें बहुत सारी जटिल वित्तीय नेटवर्क के द्वारा बड़े फाउंडेशन से जुड़ी हुई है। इन सारी संस्थाओं को मिलाकर इस स्वतंत्र सेक्टर की कुल परिसंपत्ति लगभग जो निजी सेक्टर की कुल परिसंपत्ति है, आईएमएफ के रिपोर्ट के अनुसार यह हमारे जीडीपी का 190% है। और कुल मिलाकर इस स्वतंत्र सेक्टर की कुल परिसंपत्ति लगभग 666 लाख करोड़ है। और उसी प्रकार इसमें जो गेट्स की संपत्ति है, गेट्स की संपत्ति 10.73 लाख डॉलर की है। उसके बाद लिली इंडाउमेंट की संपत्ति 13.97 लाख करोड़ की है। ये जो मैंने परिसंपत्ति बताई आपको 190% हमारे जीडीपी का है, उसमें इनकी संपत्ति को आपको बता रहा हूं। जब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने संरचनात्मक समायोजन या स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट्स के लिए दबाव बनाया और सरकारों से स्वास्थ्य, शिक्षा, शिशु पालन और विकास के लिए सरकारी खर्च जबरदस्ती कम कराया, तो एनजीओ सामने आया। सब कुछ के निजीकरण का मतलब सब कुछ का एनजीओकरण भी नहीं है। जिस तरह नौकरियों और आजीविकाएं गायब कर दी गई है, तो ये हम सब के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और बहुत ही भयावह भी है। एनजीओ रोजगार का प्रमुख स्रोत बन गए हैं अब उन लोगों के लिए भी जो उनकी सच्चाई से वाकिफ है। कई सारे सामाजिक संगठन, कई सारे शिक्षा के केंद्र, पत्रकारिता से जुड़े लोग अब धीरे धीरे एनजीओ के फंड में काम कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि सारे एनजीओ खराब हो। लाखों एनजीओ में से कुछ उत्कृष्ट और प्रगतिशील रहे हैं और सभी एनजीओ को एक ही तराजू में तौलना हास्यास्पद होगा। परंतु कॉर्पोरेट या फाउंडेशनों से अनुदान प्राप्त एनजीओ वैश्विक वित्त की खातिर प्रतिरोध आंदोलन को खरीदने का तरीका बन गए हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे शेयर होल्डर्स कंपनियों के शेयर खरीदते हैं और फिर उन्हें अंदर से नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। वे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र अथवा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बिंदुओं की तरह विराजमान है, उन रास्तों की तरह जिन पर वैश्विक वित्त प्रभावित होता है। जन आधारित मीडिया को भी मदद मिल रही है। ऐसा ना हो कि सहयोग का हाथ खींच ले और उनकी बुनियाद ही हिल जाए। शरारती ढंग से जब सरकार या कॉर्पोरेट प्रेस नर्मदा बचाओ आंदोलन, कुडनकुलम आणविक संयंत्र के विरोध, नागरिकता कानून तथा वर्तमान में कृषि कानून के विरोध में जैसे असली जन आंदोलनों को बदनाम करने का अभियान चलाना चाहते हैं, तो वे आरोप लगाते हैं कि जन आंदोलन विदेशी वित्त पोषित प्राप्त एनजीओ है। उन्हें भली भांति पता है कि अधिकतर एनजीओ को, खासकर जिन्हें अच्छी राशि मिलते हैं, को कॉर्पोरेट वैश्वीकरण को बढ़ावा देने का आदेश मिला हुआ है, न कि उसमें रोड़े अटकाने का। दोस्तों, अपने अरबों डॉलर के साथ इन एनजीओ ने दुनिया में अपनी राह बनाई है। भावी क्रांतिकारियों को वेतनभोगी एक्टिविस्टों में बदलकर कलाकारों, बुद्धिजीवियों और फिल्मकारों का अनुदान देकर उन्हें हौले से फुसलाकर उग्र मुठभेड़ मुहाने ले जाकर बहुसंस्कृतिवाद, जेंडर, सामुदायिक विकास की दिशा में प्रवेश कराकर ऐसा विमर्श खड़ा किया जा रहा है जो पहचान को राजनीति
और मानवाधिकारों की भाषा में बयां किया जा सकता है। दक्षिण कौशल के दर्शकों, महत्व की बात यह है कि न्याय की संकल्पना का मानवाधिकारों के उद्योगों में परिवर्तन एक ऐसा वैचारिक तख्ता पलट रहा है जिनमें एनजीओ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मानवाधिकारों का संकीर्ण दृष्टि से बात करना एक अत्याचार आधारित विश्लेषण की राह बताना है, जिसमें असली सूरत छुपाई जा सकती है और संघर्षरत दोनों पक्षों को, मसलन वामपंथी, दक्षिणपंथी और भारत सरकार या इजरायली सेना हमास, दोनों को मानवाधिकार के उल्लंघन के नाम पर डांट पिलाई जा सकती है। खनिज कॉरपोरेशन द्वारा जमीन कब्जाना या इजरायली द्वारा फिलिस्तीनी भूमि को कब्जा में करना, ऐसे बातें फुटनोट्स बन जाती है जिनका विमर्श से बहुत थोड़ा संबंध होता है। कहने का मतलब यह नहीं कि मानव अधिकारों की कोई अहमियत ही नहीं है। अहमियत है, पर वे उतना अच्छा प्रिज्म नहीं है जिनमें से हमारी दुनिया की भयानक नाइंसाफियों को देखा जाए या किंचित भी समझा जाए। आशा है सारी विमर्श को इन महत्वपूर्ण तथ्यों के द्वारा समझने की आप सभी कोशिश करेंगे। गौरतलब है कि मीडिया स्वतंत्रता और उनके मूल्यों के अनुसार मुझे आशा है कि आप सभी प्रबुद्ध पाठक, सभी दर्शक उपयुक्त मंचों पर इन मुद्दों को उठाएंगे और सरकार को अवगत कराएंगे कि आपकी नजर सरकार पर है, ना कि आपसे नोरा कुश्ती में। दर्शकों, भारत में दुनिया के 1/6 आबादी रहती है और एक दशक से भी कम समय में यह दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन गया है। दुनिया के इस सबसे बड़े लोकतंत्र को लोकतंत्र बनाए रखने के लिए सभी प्रकार के प्रयास करना भारत की जनता का हक है, जिसमें मेरी भूमिका जनपक्षतर पत्रकारिता की है। आप जानते हैं कि देश कोई सीमाओं और यहाँ के जमीन से नहीं बनती है, बल्कि यहाँ के लोगों से बनता है। दोस्तों, कई लोगों का कहना है कि मीडिया को स्वतंत्र होना चाहिए, लेकिन वे ये भूल जाते हैं कि इस तरह के मांस मज्जा को जिलाए रखने के लिए इसे मदद कौन करेगा। कई लोग यह भी सवाल करते हैं कि हमें खुद के बूते कुछ करना चाहिए, यानी और भी कोई आर्थिक कामकाज करते हुए इसे पशपोषण करना चाहिए। मेरा उन तमाम लोगों से सवाल है कि खुद का उद्देश्य सामाजिक जनपक्षधरता से परे व्यक्तिगत निष्पक्षता तो नहीं है। मैं लगातार एक स्वतंत्र मीडिया के निर्माण के लिए कार्य करते आ रहा हूं और हमें जल्द इस पर विचार करनी चाहिए। और आपको जो भी अंशदान, हम चाहते हैं कि आपके अंशदान से मीडिया चले। आप हर महीने, हर दिन और वार्षिक आधार पर जो भी अंशदान इस मीडिया को करेंगे, हम इसे उसी आधार पर चलाना चाहेंगे। यह आपकी मीडिया है, आपके द्वारा ही यह संचालित है। अपने तमाम मतभेदों, फिर से कह रहा हूं, अपने तमाम मतभेदों के बाद भी मैं चाहता हूं कि आप गौर करें इस बात को कि वैकल्पिक मीडिया के आर्थिक हालातों के संबंध में जानें। प्रचारक एजेंडों को मदद करने से अधिक आप सभी को थोड़ा थोड़ा ही सही ऐसे मीडिया हाउस को आर्थिक मदद करनी चाहिए। यही हमारी मीडिया का प्राणवायु है। हाँ, अब आपको सूचनाओं के साथ आर्थिक सहयोग राशि भी हमें भेजनी चाहिए। यदि आप वास्तव में स्वतंत्र पत्रकारिता से सहमत है और यदि दक्षिण कौशल के प्रकाशन को सुचारू रूप से जारी रखना चाहते हैं, तो शुल्क के अलावा अतिरिक्त सहयोग आपको करना होगा। आपको तय करनी होगी कि पत्रिका या अखबार हम कितना निकाले और उस पर कितने खर्चा है। इन सारे खर्चा को आपको अपने कंधे पर उठाना होगा। महंगी कर दी गई प्रिंटिंग लागत और सर्कुलेशन के साथ दिन पर दिन घाटे से मुक्त समाचारों के प्रसार में आम दानदाताओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी जानते हैं कि मुफ्त में अखबार और वेबसाइट का प्रकाशन नहीं होता है, न ही हम यूट्यूब में चल सकते हैं। आपको बता दूं कि एक लोगों में अफवाह सा है कि यूट्यूब में जाने से बहुत सारा पैसों की आमदनी हो जाती है। यह उतना आसान नहीं है। अब तो यूट्यूब भी अपने कॉपीराइट में इतना स्ट्रिक्ट हो गया है कि वह कई सारे
कंटेंट्स को डिलीट कर देता है या हमारे मटेरियल को पूरा डिलीट कर देता है। तो अब व्हाट्सएप भी ऐसा हो गया कि हम जो एक माध्यम था व्हाट्सएप का, जिसके माध्यम से हम सूचनाओं को प्रसारित करना चाहते थे, कई कारणों से व्हाट्सएप भी हमारे जो व्हाट्सएप हैंडल को भी सस्पेंड करने में लगा हुआ है। उनका कहना है कि आप ज्यादा से ज्यादा सूचनाओं को अधिक संख्या में या बल्क में मन ना भेजें। अब बताइए हम क्या करें। तो ये सारा चीज है और यह संचालन भूखे प्यासे नहीं किया जा सकता। हमें जिंदा रहने के लिए, हमें रहने के लिए और इसके संचालन के लिए आर्थिक कारण तो बनता है और हम चाहते हैं कि आर्थिक नियंत्रण आपके हाथ में हो। आप अगर आर्थिक रूप से हमें मदद करेंगे तो यह बात सही ढंग से चलते रहेगा। लेकिन मैं ये आपको बताते चलो कि जो निजी जातिवादी जो सेंसरशिप है उसको भी आपको रोकना होगा। आप आर्थिक सहयोग के साथ साथ किसी प्रकार का भी सेंसरशिप का आप विरोध करते रहेंगे। समाचार संकलन, डिजाइन से लेके प्रिंटिंग, उसके बाद ट्रांसपोर्टिंग और वितरण में भी पैसा लगता है। जहां तक मार्केटिंग की बात है, इतना पैसा और व्यवस्था हमारे पास नहीं है कि मैं घूम घूम कर मार्केटिंग और प्रतिनिधियों और विषम परिस्थितियों में दक्षिण कौशल पत्रकारिता की कार्रवाई कर सकूं। यूट्यूब में भी स्थिति ऐसी है कि हम किसी को भी तनख्वाह देके एक बड़ा सा सेटअप हम खड़ा नहीं कर सकते, लेकिन हमने इसकी शुरुआत की है। अगर आप सबका सहयोग होगा तो हम इसे एक मूर्त रूप देने का काम करेंगे। मैंने वैकल्पिक मीडिया के तौर पर सिटीजन जर्नलिज्म अभियान की शुरुआत भर की है। यह नहीं जानता था कि पाठकों, प्रतिनिधियों, शुभचिंतकों की ओर से अपेक्षित सहयोग नहीं मिलेगा। मेरी असमय बढ़ती समस्याओं के साथ सूचना और उसके प्रसारण को बनाए रखने के लिए आप सभी संगठित पहल करेंगे और आप आदमी के जिंदगी, उनकी समस्याओं से जुड़ी खबरों को प्रमुखता के साथ, स्वतंत्र, निष्पक्ष, निडरता के साथ, आप एक तेजी के साथ इस मुहिम के साथ जुड़ेंगे। हमारे लोगों से खासकर यह उम्मीद है कि आप व्यक्तिगत और षड्यंत्र में आके इस मीडिया के खिलाफ में दुष्प्रचार नहीं करेंगे। दोबारा यह कि अब तक के सहयोग पर गहरे दिल से कृतज्ञता के साथ, कृतज्ञ भाव के साथ कॉर्पोरेट जगत, सरकार के दबाव, विभिन्न राजनीतिक पार्टियों और जो निजी सेंसरशिप है उनके खिलाफ विचारधारा और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के जकड़न से मुक्त, बिना सीमा के पत्रकारिता के उसूलों पर खड़े उतरने के लिए जरूरी है कि दक्षिण कौशल के लिए दिन रात मेहनत करूं, लेकिन किसी के जेब में डाका डालना और वसूली मेरे लिए कतई संभव नहीं है। दर्शकों, संसाधन के जुड़ाव में जरूरी है कि आप भविष्य में भी 2-3 स्टाफ के लिए दाल रोटी की व्यवस्था की बीड़ा भी उठाएंगे और साथ में लंबे समय तक लंबित ऑफिस की व्यवस्था भी करेंगे, इसके साथ साथ निवास की भी। आशा है कि आप जिस तरह आज दिनांक तक वैकल्पिक मीडिया के लिए तन मन धन से मेरा सहयोग किया है और भविष्य में भी दक्षिण कौशल पत्रकारिता को सहयोग आप इसी तरह बनाए रखेंगे। बहुमूल्य सहयोग और सुझाव हमें देकर लगातार आप अनुग्रही करते रहेंगे। यह आपके सहयोग से संचालित है। कृतज्ञता और बधाई शुभकामनाओं के साथ कि दक्षिण कौशल 11 साल में प्रवेश कर चुका है। तो एक काफी लंबे समय से आपसे यह बातचीत करने का एक मन था कि आपसे हम दक्षिण कौशल पर बातचीत करें। कई अवसरों पे हमने बातचीत किया है। अब जो हमारे पास मीडिया है, माध्यम है, जिसके माध्यम से हम समाचारों का प्रसारण करते हैं, सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम है, एक्स हैंडल है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है। लगातार वह हमारे प्रसारण को किसी न किसी बहाने रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम यह कोशिश करेंगे कि आप हमारे वेबसाइट के लिंक पे जाके, और लगातार आप वेबसाइट पर जाके देखेंगे, वेबसाइट को आप सर्च करेंगे, वेबसाइट में जाके वेबसाइट को देखेंगे, या यूट्यूब में जाएंगे, यूट्यूब को सर्च करेंगे। हमने देखा है कि आप यूट्यूब को सब्सक्राइब नहीं करते हैं,
यूट्यूब या किसी प्रकार के वीडियो को बड़ी उत्सुकता के साथ देखते जरूर है, लेकिन उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं करते। तो आप जो हालात हैं, स्थितियां हैं, उसके आधार पर भी आप अपने आप को ढालने की कोशिश करेंगे। और हम चाहते हैं कि आप ये कोशिश भी करें कि कोई भी खबर या वीडियो हमें भेजने से के साथ साथ आर्थिक सहयोग भी हमें भेजे। उसके बिना किसी प्रकार का भी खबर या किसी प्रकार का संपादन या किसी प्रकार की पत्रकारिता को करना संभव नहीं है। यह बहुत कठिन दौर है। और आपको बता दो, हम तो कॉर्पोरेट, सरकार और पॉलिटिकल पार्टी से मुक्त पत्रकारिता की बात करते हैं। उसके साथ साथ एक जाति पूंजीवादी जो सेंसरशिप है उसकी भी बात कर रहे हैं। कभी बहुत विस्तार से जाति पूंजीवादी सेंसरशिप पर बात होगी। और दूसरी बात, आप कभी भी ये अपेक्षा ना करें कि हम कोई एक्टिविस्ट है ना, और किसी भी संगठन विशेष के साथ, किसी विचारधारा की विशेष के साथ हम जुड़े हुए, ऐसा कुछ भी नहीं। हम सूचनाओं का प्रसारण का काम कर रहे हैं। हमारा काम है पत्रकारिता और संपादन का काम। हम यूट्यूब में, अखबारों में और वेबसाइट में खबरों को आपके बीच पहुंचा रहे हैं। हो सकता है कि वह आपके जाति विशेष से, आपके मर्म विशेष से, आपके धर्म विशेष से और तमाम चीजों को छूता हो, लेकिन आप उसे एक खबर के रूप में देखेंगे। बहुत सारे चीजों के बारे में यहाँ पर संभव नहीं है, उसकी एक सीमा है और एक औपचारिकता है कि अगर आपको यह वीडियो पसंद है और दक्षिण कौशल के 11 वर्ष का ये जद्दोजहद पसंद है, तो आप हमें सब्सक्राइब करेंगे, इस वीडियो को शेयर करेंगे, इसे लाइक करेंगे और अपनी भूलों को सुधारते हुए दक्षिण कौशल के साथ हर समय खड़े रहेंगे, ताकि हम जन आधारित पत्रकारिता को ऊंचाइयों तक पहुंचाते रहे। शुक्रिया।